न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में शैलेश पांडे जी आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद शैलेश जी, मैं चाहूँगा आप बिल्कुल युवा हैं और कई संगठन से जुड़े हैं और वर्तमान में हम जहाँ आदित्य सिटी में हैं वहाँ के आप उपाध्यक्ष भी हैं, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अपना परिचय आप दें हमारे जो नए दर्शक हैं। नमस्कार, मेरा नाम शैलेश पांडे है। अभी वर्तमान में मैं आदित्य वर्ल्ड सिटी के लग्जूरियस एस्टेट सोसाइटी में रहता हूँ और इस सोसाइटी में जो एओए है मैं उसका उपाध्यक्ष भी हूँ और साथ साथ मुझे यहाँ पे बीजेपी में भी एक पद मिला है, जो कि मैं यहाँ का मंडल का जो मैं मीडिया प्रभारी भी हूँ और साथ ही साथ एक राष्ट्रीय स्नातक संघ है उसका मैं जिले का मीडिया प्रभारी हूँ अभी। जी, दोनों में आप मीडिया प्रभारी का दायित्व जी निभा रहे हैं। जैसा कि आपने बोला कि बीजेपी में आप मंडल में मीडिया प्रभारी हैं, तो जैसे जो बीजेपी की नीतियां हैं, मोदी जी की मैं खास तौर से बात करूं, कितना जनता प्रभावित हो पाई है उनकी नीतियों से? सर देखिए, आज के समय में जो काम मोदी जी ने कर दिखाया इस देश में, या इस पूरे देश में नहीं, पूरे मैं विश्व की बात करूं तो जितने प्रचलित माननीय मोदी जी हैं उनसे ज़्यादा प्रचलित कोई नेता इस समय तो पूरे विश्व में नहीं है। तो मोदी जी ने जो नीतियां अपनाई देश में विदेश में, जिसको लोगों ने बड़े खुले दिल से उनको अपने समर्थन किया और उनका पालन किया, इसलिए आज देख रहे हैं कहीं पे भी हम सीना चौड़ा करके बोल सकते हैं कि हम भारतीय हैं, हम हिंदू हैं। वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है अपने देश को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो अपने संस्कृति को, अपने समाज को, अपने हिंदुत्व को आगे लेके चलना है और उसी हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। और मोदी जी के सारे जो भी दिए हुए उनके अभी योजनाएं हैं उनका पालन कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इस देश को मोदी जी की ही ज़रूरत है और आगे भविष्य में भी अगर अगले 10 साल तक मोदी जी रह गए तो देश का विकास और देश का वो सब और ऊंचाई पे पहुंचेगा। शैलेश जी, मैं चाहूँगा जो दर्शक हैं आजकल बहुत सारी भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, लेकिन आप युवा हैं, शिक्षित हैं, मोदी जी की एक दो बड़ी योजनाओं के बारे में बताएं जो कि जमीन पर उतर चुकी है। सर देखिए, मोदी जी ने सबसे पहले एक मैं बताऊं कि पहले जो राशन की दुकान थी, राशन की दुकान में बहुत ही ज़्यादा घपला होता था। जो आम आदमी है जो राशन की दुकान तक पहुंचता था लेकिन उसको राशन नहीं मिलता था या उसके राशन को इधर उधर बेच दिया जाता था। आज की डेट में जो उन्होंने राशन को आधार कार्ड से संयुक्त किया, उससे क्या हुआ कि हर आदमी के पास जो उसका उचित मूल्य का राशन मिलना चाहिए वो सबको राशन मिलता है। आज की डेट में उनका उज्ज्वला योजना, हर घर में आपको गैस मिल रही है, उस पर सब्सिडी मिल रही है। जो गैस की ब्लैकमेलिंग थी वो भी वो गैस की ब्लैकमेलिंग पूरी समाप्त हो गई। दूसरा, जो उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान चलाया वो पूरा आज की डेट में पूरे भारत में वो काफ़ी लोगों ने, बच्चों ने, खासकर बच्चों के अंदर एक संदेश गया कि हमें अपने घर में, अपने अगल बगल सफाई रखनी चाहिए और उसका पूरा पालन हो रहा है। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं और इसी तरह से देश अगर आगे बढ़ता रहा और मोदी जी के संरक्षण में चलता रहा तो बहुत आगे जाएगा। सर, एक नागरिक के रूप में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कुछ और बड़ी योजनाओं का मांग करेंगे आप? सर जरूर करेंगे। हम चाहते हैं कि कुछ शिक्षा पे इस तरह से कुछ ऐसी क्रांतियाँ है जिसमें जैसे बच्चों को हो सकता है 10वीं और 12वीं तक कुछ एकदम निःशुल्क शिक्षा मिले, जिससे कि जो आजकल प्राइवेट स्कूल हैं उनमें आप देखिए सारे अभिभावक बहुत परेशान हैं, उनको अतिरिक्त शुल्क, अतिरिक्त खर्चे आज की डेट में उठाने पड़ रहे हैं स्कूलों के लिए। तो अगर कुछ इस तरह का प्लान हो गवर्नमेंट का जिसमें कुछ इस तरह के उच्च स्तरीय स्कूल बनाए जाएं जिसमें कोई भी चाहे बड़ा हो या छोटा हो अपने बच्चों को गर्व से पढ़ा सके, सरकारी स्कूल में पढ़ा सके और ये कह सके कि हम अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाकर हम बड़ा से बड़ा इंजीनियर, बड़ा से बड़ा नेता, बड़ा से बड़ा डॉक्टर बना सकते हैं। तो ये आपकी उनसे मांग है? यस, ऐसी व्यवस्था तो ज़्यादा अच्छा जी एकदम सर। अच्छा, इसके अलावा जैसे जनसंख्या नियंत्रण कानून जी जो आजकल आपने देखे होंगे बहुत चर्चा में है, क्या वो भी लाना चाहिए? एकदम लाना चाहिए सर, इसलिए कि आज की डेट में अपने देश में 135 करोड़ की आबादी हो चुकी है, जो कि एक तरह से आप कहा जाए तो एक बहुत भयावह स्थिति है। आप अपने देश का जो क्षेत्रफल है उसके हिसाब से जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज़्यादा है, इसको कहीं ना कहीं रोकना होगा। दूसरी बात, हम जब इसको रोक पाएंगे तभी हम सभी को
प्रॉस्पेरिटी के दृष्टि से, या ये कह सकते हैं कि लोगों को सारे लाभ मिल सकें, उस तभी उसको लाभ दे सकते हैं जब हम अपने जनसंख्या पर नियंत्रण कर पाएंगे। और इसको जल्द से जल्द लागू करना चाहिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ी कहीं ना कहीं शोषित, लाभान्वित हो सके और उनका शोषण भी ना हो, शोषित ना हो सके। इसलिए कि वो एक बहुत बड़ा डर है कि जितने ज्यादा जनसंख्या विस्फोट होगा, आगे उनके लिए सुख सुविधाएं और कम होती जाएंगी। तो 2024 जो आ रहा है, इस बार मोदी जी का डंका बजेगा? सर 100% बजेगा। और पूरा 2024 में मुझे लगता है कि जैसा पिछले साल की से ज़्यादा ही सीटें आएंगी। और जैसा कि हम लोग यूपी में रह रहे हैं, तो यूपी में योगी जी का बहुत ही वर्चस्व है। अभी जैसा कि आपने पीछे चुनाव में देखा ही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यूपी में तो 80 की 80 सीटें आएंगी। उसके साथ साथ पूरे भारत में 60% से ज़्यादा सीटें बीजेपी की आएंगी। बीजेपी की आएंगी। सर अब थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, इनको हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है। उनकी कार्यशैली, जैसे कि कहा जाता है कि भाई बुलडोजर बाबा हैं, या समझिए और बहुत सारी उपाधि उनको दी गई है, उनकी कार्यशैली के बारे में कुछ बोलेंगे आप? सर देखिए, आपने उत्तर प्रदेश का जो इसके पहले हाल था, पिछले हमने सपा की सरकारें देखी, हमने बसपा की सरकारें देखी, अराजकता, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, ये सारी चीज़ें अपने चरम पे थी। और जब से योगी जी आए यूपी में, पिछले 2 चरणों में आपने देखा होगा, आज की डेट में अपने अगल बगल, अपने राज्य में, अपने घर में बहुएं, बेटियां, सब लोग खुल के आराम से बाहर लोग जाते हैं, रात में आए, देर में आए, एक सिक्योरिटी सी महसूस होने लगी जब से योगी जी आए सरकार में। लगता है कि हाँ एक सामाजिक सुरक्षा बढ़ गई। लगता है कि हमारे पीछे कोई है, चाहे भले ही हर जगह योगी जी नहीं, लेकिन एक लगता है कि हमारे पीछे कोई है, इसलिए हम अपने काम को निर्भीकता पूर्वक कर सकते हैं। और इससे किसी भी राज्य और देश के विकास में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है, इसलिए कि लोग डर के मारे बाहर नहीं निकलेंगे, मन स्थिति अच्छी होती है। इससे आपको कहीं ना कहीं उस राज्य और देश का विकास होता है, जो योगी जी कर रहे हैं। योगी जी मुझे लगता है कि मोदी जी के रिप्लेसमेंट भी हैं, ऐसा भविष्य में लोग कहने लगे हैं। और हाँ, एक प्रधानमंत्री के रूप में उनको भविष्य में देखा जा सकता है। और ये एक अपने हिंदू राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा अवसर भी होगा और बहुत ही अच्छी बात होगी। अच्छा सर, योगी जी का जो लॉ एंड ऑर्डर है, जैसे कहा गया सबसे अच्छा है, महिलाएं सुरक्षित है, तो सच्चाई कितनी लगती है आपको इसमें? सर एकदम सच्चाई लगती है, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसा मैंने पहले भी बोला कि आज की डेट में कहीं पे भी आप नहीं सुन सकते। पहले पे अखबारों में अगर 10 पेज आते थे तो उसमें से 3-4 पेज ऐसे होते थे जिसमें यही भरा होता था कि यहाँ पे चेन स्नैचिंग हुई, यहाँ पे बलात्कार हुए, गुंडागर्दी हुई, मारपीट हुई, किसी की हत्या हुई। लेकिन आज की डेट में इसमें 90% गिरावट आई है। और यही एक अच्छे प्रशासक, शासक और राज्य तीनों की निशानी है। अच्छा शैलेश जी, चूंकि आप अर्थशास्त्र के क्षेत्र में है, मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज में है, तो जैसा कहा जाता है कि भाई बड़ी बड़ी भ्रांतियां हैं कि भारतवर्ष में रोजगार कम हो गए हैं, भारतवर्ष का जो बहुत सारे कर्जे हो गए हैं विदेशों से, या भारतवर्ष की जो उत्पादकता है वो कम हो गई है। तो एज ए फाइनेंशियल एडवाइज़र, चूँकि इसी चीज़ से पेशेवर हैं आप, क्या सच्चाई लगती है, भारत देश का जो आर्थिक विकास है वो किस दिशा में जा रहा है सर? सर देखिए, अभी पिछले कुछ महीनों से या कह लें कुछ 1 साल से भारत, जो पूरे विश्व में आर्थिक परिस्थितियां थोड़ी सी अलग हुई। पूरे विश्व में महंगाई की दर बढ़ी। अमेरिका, जो कि पूरे विश्व का आर्थिक ढांचे में सबसे मजबूत देश माना जाता है, वहाँ पे उनके पिछले 60 सालों के ऊपर की महंगाई गई। अन्य यूरोपीय कंट्रियों में भी महंगाई अपने उच्च स्तर पर रही। उसकी तुलना की जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छी रही, सुदृढ़ रही। उसका कारण यह है कि हमारा जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है वो कहीं ना कहीं उनसे नीचे रहा। हमारा जीडीपी भी ग्रोथ भी, जहां उनकी देखा जाए तो लगभग कोरोना में 2 साल कोरोना के बाद हम उभर कर आए और हमने अपने जीडीपी में बहुत अच्छा सुधार किया। हमारा जीडीपी पिछले कुछ, अगर 1 साल से देखा जाए तो महीना दर महीना उसमें वृद्धि हो रही है।
और उसके बाद महंगाई दर में जरूर आरबीआई ने बहुत कड़े निर्णय लिए अभी, जैसा कि पूरे विश्व के बैंकों ने लिए, और उसको लेना पड़ा इसलिए कि हमें महंगाई दर कहीं ना कहीं कम करनी थी, और महंगाई दर भी अब कम हो गई है और लगभग अगले कुछ महीनों में और आने वाले 6-7 महीने में महंगाई दर 4% के आसपास आ जाने की उम्मीद है, और जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है अपने देश के लिए, और अर्थव्यवस्था आगे आने वाले समय में बहुत मजबूत रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिस तरह से सरकार और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और आरबीआई कदम उठा रहे हैं। सर, जो युवा पीढ़ी है उसको अपनी मजबूती के लिए, रोजगार पूरक कार्य करने के लिए किस दिशा में जाना चाहिए, थोड़ा सा मैं एक सारे युवाओं से एक मैं आग्रह करूंगा, अपील करूंगा कि लोग सरकारी, देखिए सरकार 135 करोड़ जनसंख्या में की आबादी में करीब 50% से ज़्यादा युवा हैं, सभी को अगर चाहे तो सरकारी नौकरी दे दे, ये संभव नहीं है। तो हमें कभी कहीं ना कहीं स्किल्ड लेबर की तरफ, स्किल्ड तकनीकी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हम रोजगार सृजन के साथ साथ रोजगार में को लोगों को भी रोजगार दे सकें। इस तरह की हमें इस परिस्थिति में आना चाहिए, और मुझे लग रहा है गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं इस पे काम कर रही हैं और देश इसके प्रति आगे बढ़ रहा है इसी दिशा में। बहुत सारे युवक जो हैं आज की डेट में इतने सारे नए नए व्यवसाय और आयाम लोगों ने स्थापित किए हैं, जिसमें पीछे से बहुत सारे बच्चों को रोजगार भी मिला और मिल रहा है। और यही और हम एक्चुअली क्या है, लोग जैसे अपने देश में जो विपक्षी पार्टियां हैं या विपक्षी लोग हैं, वो ये कहते हैं कि रोजगार नहीं बढ़ा। उनका रोजगार का मतलब है कि सरकारी नौकरियां, लेकिन रोजगार का मतलब है कि हम उस स्थिति में आ जाएं, स्वावलंबी हो, अपने घर परिवार को स्वरोजगार पैदा कर सकें। और उसी के लिए मैं सभी से अपील भी करूंगा, और गवर्नमेंट उस पर बहुत अच्छा काम कर रही है और आगे भविष्य बहुत सुधरने वाला है। तो जो भी युवा हैं वो सरकारी नौकरी पर ध्यान कम रखें और स्वरोजगार पर, हाँ, अपने यस जी। ओके, बिल्कुल अंतिम सवाल है, क्योंकि आप भाजपा में गाजियाबाद में मीडिया प्रभारी हैं, 2022 नगर निगम चुनाव होने वाला है गाजियाबाद का, तो ऐसी स्थिति में गाजियाबाद का जैसा विकास होना चाहिए था, क्या वैसा विकास हो पाया है? देखिए, मैं पिछले 4 साल से गाजियाबाद में रह रहा हूँ, मैं भी यहाँ पे अभी नया हूँ, और मैंने 4 सालों में गाजियाबाद का विकास देखा है। यहाँ पे चाहे यहाँ की महापौर हों, यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, लगभग सभी से मिलना हुआ, उन लोगों के समक्ष गया, और मैंने जितना गाजियाबाद देखा है, मैंने पिछले 4 सालों में गाजियाबाद को विकसित ही होते देखा है। क्योंकि एक बहुत अच्छी बात यह है कि पूरे गाजियाबाद में संघ और बीजेपी काफ़ी सक्रिय है। यहाँ पे सभी उनके नेता लोग आगे आकर काम करते हैं, और मुझे लगता है कि इसका भविष्य और भी अच्छा होगा। अभी पीछे योगी जी आए थे, योगी जी ने बहुत 800-900 करोड़ की योजनाएं यहाँ पर दी, जिसका अनुपालन होगा और जल्दी उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा गाजियाबाद में, और मुझे लगता है और विकास होगा, और आने वाले नगर निगम में फिर से बीजेपी का ही राज होगा, बीजेपी के ही लोग यहाँ पर चुने जाएंगे, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। पांडे जी, कोई ऐसा मन में बात हो कि नहीं गाजियाबाद में ये चीज़ होनी चाहिए, वो ऐसा कहाँ कुछ आपके मन में विचार है? थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा एक कंसर्न ये रहता है कि थोड़ा प्रदूषण का जब बात आती है, पोल्यूशन की, तो मैं देखता हूँ कि पोल्यूशन गाजियाबाद में पूरे देश में नंबर 1 पे रहता है गाजियाबाद। मुझे लगता है इस पे कुछ यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के जो भी राजनेता हैं, जो भी प्रतिनिधि मंडल हैं, उनको इस पे कुछ देखना चाहिए। यहाँ पे आसपास जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं, उन फैक्ट्रियों से बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, जिससे कि बच्चों बुजुर्गों को काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो मैं यही आग्रह करूंगा कि इस पे थोड़ा सा प्रयास किया जाए, और साफ़ सफाई बहुत अच्छी है, इसको और अच्छी की जाए। कुछ सड़कें अभी कुछ प्रॉब्लम है, जैसे मैं आदित्य सिटी में रहता हूँ, यहाँ पे भी सड़कों में कुछ प्रॉब्लम थी जो धीरे धीरे अभी ठीक हो रही है, उसमें और सुधार की गुंजाइश है, उसको और सुधार किया जाए। देखो, अंतिम सर 2022 खत्म होने वाला है और 23 का आगमन है, तो पूरे देशवासियों को क्या शुभकामना देना चाहेंगे? पूरे देशवासियों को आने वाले 9 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मुझे आशा है कि सब लोग इसी सकारात्मक विचारधारा के साथ आगे बढ़ेंगे, हिंदुत्व और हिंदू की बात करेंगे, राष्ट्र और राष्ट्रभक्ति की बात करेंगे, और इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। शैलेश पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय मिलेंगे सर। नमस्कार। बहुत सर धन्यवाद आपका सर। नमस्कार।